डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे 2019 बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों का, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान सेगमेंट के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। कौन से प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं? भौतिक विज्ञान सेगमेंट के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा दूसरा सेट समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दर्पण से संबंधित है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपकी जो बाइक्स होती हैं या आपके जो गाड़ियाँ होती हैं, उसमें जो साइड मिरर लगे होते हैं उसमें हमेशा उत्तल दर्पण ही लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है जी? उत्तल दर्पण ही लगाया जाता है। ये बात को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो आप उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे कि उत्तल दर्पण में क्या क्या चीज़ें आपको क्या लेनी है। तो मैं आपको एक उत्तल दर्पण बना के दिखाता हूँ। ये आपका उत्तल दर्पण है, जिसका ये धंसा हुआ भाग पेंट किया होता है और परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। क्योंकि ये सर्कल आपका देखेंगे तो ऐसे इधर से एक साइड में कुछ बनेगा, तो आपको इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर मिलेगा कहीं पर, जो कि C होगा। तो मैं थोड़ा सा दूर दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत नज़दीक अगर वक्रता केंद्र हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए मैं थोड़ा सा वक्रता केंद्र को दूर दिखाता हूँ। तो इस साइड में आपका ये वक्रता केंद्र होगा और उसका आधा उसका फोकस होगा। कौन होगा? फोकस। ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो होगी आपकी फोकस दूरी F। उसके बाद आपने एक वस्तु रखी है, तो वस्तु जाहिर सी बात है आप सामने की ओर रखेंगे, क्योंकि लेंस परावर्तन इधर से कर रहा है, तो आप वस्तु को सामने की ओर ही रखेंगे, याद रखिएगा। तो वस्तु आपकी कहीं यहाँ पर रखी गई है इस तरह से, ठीक है। कितने मीटर की दूरी पर रखी गई है? 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है, याद रखिएगा। ये आपकी वस्तु है, वस्तु, ठीक है। तो उसके बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम देखते हैं, यहाँ से हम 2 किरणों को भेजते हैं। आपको मालूम है ना कैसे बनता है? यहाँ से आप एक किरण को सीधा भेजते हैं, जो कि परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए, जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ये तो पीछे घूम गई है ना इधर साइड में, ध्यान दीजिएगा, ये इधर निकल गई है, तो जाती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसे ही एक किरण जो होगी आपकी वक्रता केंद्र के पास से होकर जाएगी। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से, लेकिन वो वापस उसी मार्ग में वापस लौट चुकी है, परंतु यहाँ से आपने डॉटेड लाइन दिखाया तो देखिए यहाँ पे आपका बना, और ये बना आपका ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब, ठीक है। तो आपने देखा कि ये बन गया आपका प्रतिबिंब छोटू सा। कैसा प्रतिबिंब बन गया जी? छोटू सा बन गया। अब आप बताइए, क्या किरणें यहाँ वास्तव में मिली हैं क्या? देखिए, जब आप किरणों की बात कर रहे थे तो ये किरण आई आपकी और यहाँ से ये पीछे घूम गई। ये किरण जो आपकी वक्रता केंद्र के पास जाना चाहती थी, वो भी सीधे ही पीछे घूम गई थी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है ना ये। तो आपने यहाँ से कुछ डॉटेड लाइंस लिया पीछे, और वास्तव में ना मिलकर आपने इनको आभासी रूप से मिलाया। तो ये आपका हो गया कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आपका कैसा हो गया जी? आभासी। तो सबसे पहले आप लोग प्रतिबिंब की प्रकृति लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा। उसके बाद आपका देखिए नीचे से ऊपर की ओर बना है ना, तो कैसा रहेगा? ये सीधा रहेगा, सीधा। और देखिए आपने वस्तु इतनी बड़ी रखी है, प्रतिबिंब इतना छोटा बना है, तो वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा। तो ये आपका होता है उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो ये चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद सवाल ये उठता है कि हम किसको प्लस लें और किसको माइनस। तो मैंने आपसे कहा था कि आप इसको ध्यान में रखिए। किसको? यहाँ पे देखिए, आपको ये चीज़ पे फोकस रखना है। ऊपर की साइड में ये आपका यक्स अक्ष होता है, इधर साइड में प्लस होता है, इधर साइड माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो जो दूरियां आपकी इधर साइड में है वो सब प्लस में रहेंगी, जो दूरियां इधर साइड में है सब माइनस में रहेंगी।
याद रखिएगा आप लोग। और जो दूरियाँ ऊपर साइड में है सब प्लस में, जो दूरियाँ नीचे साइड में है सब माइनस में। तो चूंकि आपका देखिए यफ इधर साइड में है इसलिए प्लस में रहेगा, बाकी आपने वस्तु इधर रखी है यू माइनस में रहेगा, प्रतिबिंब आपका इधर साइड में बना है प्लस में रहेगा, वस्तु आपकी ऊपर होती है प्लस में रहेगा, प्रतिबिंब भी आपका ऊपर है ये प्लस में रहेगा। ठीक है, तो अगर आप उत्तल दर्पण की बात करना चाहें तो उत्तल दर्पण का जो यफ है वो प्लस रहेगा। क्या रहेगा? प्लस रहेगा। उत्तल दर्पण का जो यफ है वो हमेशा क्या रहेगा? प्लस रहेगा। उसके बाद उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी प्लस साइड में है तो वो भी आपकी हमेशा प्लस रहेगी। फिर आप देखिए, आप प्रतिबिंब की दूरी देखिए, प्रतिबिंब इधर है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी जो भी है वो भी प्लस रहेगी। फिर उसके बाद जो आपकी वस्तु की दूरी है वो तो इधर साइड में है, वो भी प्लस रहेगी। आप वस्तु की लंबाई देखिए, आई नहीं ओ, अच्छा प्रतिबिंब ही देख लीजिए, प्रतिबिंब भी आपका ऊपर बना है वो भी प्लस रहेगा, ओ भी आपका ऊपर ही बना है प्लस रहेगा। ठीक है, जो ऊपर है चूंकि वाई एक्सिस में ऊपर प्लस होता है पीछे माइनस होता है, और इधर दाहिने साइड में प्लस होता है बाएं साइड में माइनस होता है, इसलिए हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो ये आपका चिन्ह परिपाटी हो गई। मैंने यहाँ से आपको उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंबों का बनना भी समझा दिया इसी सवाल के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। आपको पता लग गया है कि आपने किन किन चीज़ों को क्या मानना है। ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ। चित्र आपने बना भी लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो एक बार वीडियो को बैक करिएगा बाद में और बना लीजिएगा। अभी फ़िलहाल आप लोग सवाल पे फोकस करिए क्योंकि आपको सवाल से मतलब है। ठीक, चलिए तो अब देखिए आप लोग, ये सवाल यहाँ पे क्या होने वाला है। अब 5 मीटर वक्रता त्रिज्या है तो आप ऐसे लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या बराबर 5 मीटर, इसलिए फोकस दूरी आपको मालूम ही होगा कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात 5/2 मीटर। तो जो f की वैल्यू आ गई वो आ गई 5/2 मीटर। बताइए जरा, आप प्लस लेंगे माइनस? अभी आपने देखा पीछे कि इसको हम क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा मोटरसाइकिल जो कि 5 मीटर की दूरी पर है, तो मोटरसाइकिल ऑब्जेक्ट है, उसी का आपको प्रतिबिंब बनाना है, उसी का प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका मतलब ये u दिया गया है। तो वस्तु की दूरी, किसकी दूरी? वस्तु की दूरी u बराबर, तो आपने देखा इसको आपने बाएं साइड में रखा है, इसका मतलब माइनस होगा कितना मीटर? 5 मीटर। आपसे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा ये पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी पर बनेगा, तो आप उसको मान लीजिए v, सिंबल क्वेश्चन मार्क। तो आप आ जाएंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपको हो गया दर्पण का फॉर्मूला। ठीक, तो आपको इसमें सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपने देखा कि आपको जो f की वैल्यू है वो क्या मिली थी? f की वैल्यू मिली 5/2। पीछे लिखूं क्या मैं? यहाँ पे लिखने लायक नहीं है, चलिए मैं पीछे लिखता हूँ, पीछे साइड में। चलिए 1/f का मैं मान रखता हूँ, तो 1/f का मान हो गया था 5/2 बराबर 1/v था, तो 1/v रहने दीजिए, प्लस 1/u था, u का वैल्यू आपको -5 रखना है, तो ये आपको नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो मिल जाएगा आपको 2/5 बराबर 1/v माइनस 1/5। तो 2/5 माइनस 1/5 बराबर 1/v। तो इधर देख लीजिए आप, इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस, यहाँ पे कर लेंगे 5, यहाँ पे कर लेंगे आप 2 + 1 और बराबर 1/v। तो 3/5 बराबर 1/v। भिन्न को पलट दीजिए तो आपका v बराबर आ जाएगा 5/3 मीटर। प्लस में आया ना, इसका मतलब प्लस वाली साइड अर्थात दाहिनी साइड बनेगा, आभासी बनेगा, तो दूरी पर बनेगा, 5/3 मीटर दूरी पर बनेगा। उसके बाद कैसा बनेगा, तो आप इसका आवर्धन निकाल दीजिए, साइज क्या होगा इसका, तो साइज क्या होगा, साइज आवर्धन निकाल दीजिए। इसके
आवर्धन का जो सूत्र है आपका वो क्या है? आवर्धन का सूत्र है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या होगा यहाँ पे, प्रतिबिंब की लंबाई और बट्टे किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। ठीक है, और बराबर यहीं से आपको, चूंकि प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई तो सवाल में कहीं दिया नहीं है, क्या आपको दिया क्या जो मोटरसाइकिल सवार है कितना ऊंचा है? दिया क्या? कुछ नहीं दिया ना। तो इसके लिए आपको दूसरा फॉर्मूला इसी के बराबर लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए और सवाल को फटाफट लगा दीजिए। इस सवाल का आप यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का, और सवाल को लगा देंगे आप। तो क्या लिखा है? माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी की वैल्यू आई 5/3 और अपॉन यू की वैल्यू आया 5। तो 5 अपॉन क्या लिख सकते हैं आप? 1 लिख सकते हैं। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ये यहाँ पे आता है, -5 × 1 अपॉन 3 × 5। तो 5 to 5 कैंसिल, आपका बच गया, एक मिनट, इसकी वैल्यू माइनस में भी रखनी है ना। तो क्या हो गया, माइनस माइनस कट भी जाएगा, आपका माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा 1/3। तो आप इसका आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे? वस्तु की लंबाई का 1/3 गुना, वस्तु की लंबाई का 1/3 गुना हो जाएगा ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया पूरा आंसर आपका। 5/3 मीटर की दूरी पर बनेगा, उसके बाद वस्तु की लंबाई का 1/3 गुना बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। आशा करता हूँ कि आपको ये एकदम अच्छे तरीके से, जानदार और शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया से इसको देखिए और लगा के तोड़ फोड़ मचा दीजिए। चलिए, दूसरा सवाल आपका आ गया लेंस से संबंधित। किससे संबंधित आ गया जी? लेंस से संबंधित आ गया। तो जब आप इसकी बात करेंगे तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? यहाँ पर बात करेंगे आप कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 मीटर है, 15 मीटर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप जरा इसके बारे में अपना दिमाग चलाइए। क्या जानेंगे आप इसके बारे में? क्या जानते हैं? क्योंकि अवतल लेंस होता कुछ इस प्रकार से है, अवतल लेंस होता कुछ इस प्रकार से है। और आपकी बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका P होता है, यहाँ पे इसका F2 होता है, F2 होता है, F1 इधर साइड में आपका F1 होता है, F1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ पे आपका F1 है, यहाँ पे आपका 2F1 है, इधर आपका F2 है और इधर आपका 2F2 है। ठीक है, तो अवतल लेंस में आपको मालूम है कि अनंत के छोड़कर अगर कहीं भी वस्तु रख देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा? इस F2 और प्रकाशिक केंद्र P के बीच में बनेगा, F2 और प्रकाशिक केंद्र P के बीच में बनेगा। तो मान लीजिए कि आपने एक वस्तु ऐसे रखी, ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ही आपने वस्तु रखी, यहाँ से एक जाएगा आपका समांतर किरण, जो यहाँ जाने के बाद चूंकि अवतल लेंस अपसारी होता है तो वो इधर साइड में इसको फैलाकर भेज देगा। तो यहाँ से एक किरण आपकी ये F2 से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, और बाकी दूसरी किरण तो आप जानते ही हैं कि वो जाएगी P से होकर, यहाँ से ऐसे सीधे P से होकर निकलती हुई चली जाएगी बिना विचलित हुए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। कौन सा है ऑब्जेक्ट आपका? ये है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए ये छोटू सा ऑब्जेक्ट बना, बना कि नहीं बना? तो ये है आपकी अवतल लेंस की कहानी। तो बाद में उसका आवर्धन क्षमता भी आपको निकालनी है। तो आपने देखा, क्या देखा कि इसका जो वस्तु है वो भी इस साइड में रखी गई है, माइनस होगा। जो प्रतिबिंब इस साइड में बना वो भी माइनस होगा। जो आपका फोकस है वो भी इस साइड में है, वो भी माइनस होगा। मतलब अगर आप बात करें किसकी? अवतल लेंस की। किसकी बात करें? अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की बात करेंगे तो उसका जो u है वस्तु की दूरी माइनस, जो v है प्रतिबिंब की दूरी माइनस, जो उसका फोकस है फोकस दूरी f है वो भी माइनस। वस्तु ऊपर रखा गया है तो वस्तु की लंबाई जो है ऑब्जेक्ट की लंबाई प्लस और प्रतिबिंब की लंबाई आई वो भी प्लस। ठीक है, क्योंकि दोनों ऊपर साइड में बने हैं।
ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका अवतल लेंस की कहानी। अब हम आते हैं इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए फोकस दूरी 15 सेमी दी गई है, तो यफ इसका कैसा है, माइनस है। तो आप लिखिए फोकस दूरी यफ बराबर -15 सेंटीमीटर। माइनस प्लस हमेशा कैसे आप पहचानेंगे, बस यही देखिए, अगर इधर साइड में है तो माइनस, देखिए अगर बाएं साइड में है, इधर साइड में, मतलब ये जो लेंस है आपका इसके इधर साइड में है तो माइनस, इसके इधर साइड में है प्लस, ये जो लाइन है इसके ऊपर है तो प्लस, इसके नीचे है तो माइनस। बस इतना याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, वो भी माइनस होगा। तो वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेमी। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे लेंस सूत्र से। क्या लगेगा जी लेंस सूत्र से, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सारे मान झोंक दीजिए फटाफट। तो 1/-15 इज इक्वल 1/v माइनस 1/-30। देखिए क्या हो जाएगा, अब आगे हो जाएगा ये 1/-1/15 इज इक्वल 1/v प्लस 1/30। तो इसको भी आप उधर भेजेंगे, 1/15 माइनस 1/30 इज इक्वल 1/v। तो क्या हो जाएगा 30, और इसका एलसीएम 30 होगा, 15 टू जा 30 होता, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, या -1 इज इक्वल v। तो अब जरा देखिए क्या होगा, -2 -1 -3 हो गया, अपॉन 30 हो गया, इज इक्वल 1/v आ गया। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, v इज इक्वल -10 मिल जाएगा आपको, v इज इक्वल -10 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, जो इसका प्रतिबिंब है v वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, क्योंकि माइनस है, इसका मतलब है आभासी बनेगा, वास्तव में मिल नहीं रहे हैं, ये आभासी है। तो आपको क्या बताना है, इसका -10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा, हो जाएगा। चलिए एक और चीज़ पूछा है आपसे, इसकी आवर्धन क्षमता की ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए। आवर्धन क्षमता भी आपको बतानी है, तो चलिए ज़रा उनसे भी निपट लेते हैं। क्या आएगा आपके यहाँ से, क्योंकि लेंस की बात हो रही है, तो लेंस की जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता तो आपको मालूम ही है कि ऊपर होता है प्रतिबिंब और नीचे होता है वस्तु। परंतु इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, क्या है, v/u। तो देखिए दर्पण के फॉर्मूले और लेंस के फॉर्मूले में क्या अंतर है। दर्पण के फॉर्मूले में जब आपने दर्पण का फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पर आपका प्लस था, यहाँ पर प्लस था ना, और आवर्धन क्षमता में माइनस था। तो इसमें यहाँ पर माइनस है, तो आवर्धन क्षमता में क्या है, प्लस है, v/u है। तो v/u रखना है आपको। v कितना था, v कितना आया आपका -10, v की वैल्यू आई आपकी -10 और u की वैल्यू आई -30, कट जाएगा 1/3। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये इसकी आवर्धन क्षमता, मतलब आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना हुआ है जी, कैसा बना है, वस्तु का 1/3 गुना लंबा बना हुआ है, 1/3 गुना बड़ा हुआ है। बस ये आपका काम हो गया। तो देखिए कितना आसान सवाल है। इसी टाइप के आपके सामने सवाल आएंगे, बहुत हो सकता है वैल्यू बदलेगी, लेकिन सारे तर्क ऐसे ही लगेंगे। बस फॉर्मूला आप याद रखिए और विश्वास करके पढ़ते चले जाइए, ठीक है। बस चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पे। यह सवाल आपके सामने दिख रहा है, जैसा कि आपके सामने एक परिपथ बना हुआ है, और इस परिपथ में आपको निकालना क्या है, जरा आप देखेंगे। आपको निकालना है इस परिपथ में कुल प्रतिरोध और विद्युत धारा। तो सबसे पहले तो ये आपकी बैटरी लगी है, तो यहाँ से आप आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे ये तार से 1 तार 2 तार 3 तार, जब एक ही पॉइंट से कई तार निकल जाए समझ जाइए समांतर क्रम आ गया। कौन सा क्रम आ गया, समांतर क्रम आ गया। तो 3 तार निकल गए, मतलब 3 लोग समांतर क्रम में आ गए। तो पहले इन तीनों को समांतर क्रम में हल कीजिए, फिर यहाँ से आगे आइए,
यहाँ से आप आ रहे थे सीधा, फिर देखिए यहाँ से 2 तार निकल गया, 2 तार निकला ना, मतलब फिर से आ गया आपका समांतर क्रम। तो इन दोनों को समांतर क्रम में सॉल्व करिए, और जब दोनों को समांतर क्रम में सॉल्व करेंगे तो आपका एक परिपथ देखिए कैसे बनेगा। आपकी ये बैटरी बन जाएगी, बैटरी, अब बैटरी में जाएगी, एक ही यहाँ आपका बचेगा क्योंकि तीनों को सॉल्व कर लिया आपने, एक यहाँ आपका बचेगा, फिर आपका परिपथ बन जाएगा। तो देखिए अब क्या हुआ, यहाँ से गए, एक ही तार है इसी में ये मिल गया, इसके आगे एक ही तार है इसी में ये मिल गया, कौन सा क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम हो गया। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिए। तो इस तरह से आपका सवाल लग जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग इस सवाल को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा परिपथ बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, छोटा सा परिपथ। कैसे देखेंगे, जो परिपथ आपने पीछे देखा था उसी को आप एक बार बनाइए। तो हम लोग पूरी बैटरी नहीं बनाते हैं, बस छोटी सी बैटरी एक बना लेते हैं। कैसे, इस तरह से ये, तो यहाँ पे ले जाके आप कुंजी को ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आइए, आप यहाँ से निकालिए पहला वाला प्रतिरोध, ये इसको नीचे ले जाइए, फिर यहाँ से निकाल के दूसरा वाला प्रतिरोध, इसको इधर ले जाइए, यहीं से निकाल के तीसरा वाला प्रतिरोध, इसको फिर यहाँ मिला दीजिए। फिर यहाँ से आपका आया, ये आपका बना, और ये बना आपका। ठीक है, तो ये ले जाइए आप, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। जो आपकी बैटरी है, बैटरी, ये आपकी बैटरी 18 वोल्ट की है। उसके बाद आपकी सारी वैल्यू रखिए। आपका R1 जो है 15 है, R2 10 है, R3 30 है। R1 15, R2 10 और R3 30। ठीक है, उसके बाद आपके पास R4 भी है और R5 भी है। तो R4 है 5 और R5 है 20। तो R4 आपका कौन सा है, वैसे कोई सा भी हो, कोई मतलब है नहीं। तो ये आपका R4 जो है, R4 आपका कितना है, R4 आपका 5 है और R5 20 है। इसको 5 लिख लीजिए और यहाँ पे R5 20 लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम इस सवाल में देखेंगे कौन कौन से समांतर क्रम में है। तो मैंने कहा ना कि आप बैटरी से शुरू करिए और ऐसे लाइन से चलते जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 3 तार निकले हुए हैं। ये 3 तारों से जुड़े हुए प्रतिरोध ये आपके समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, फिर आपके यहाँ से आपने चला आगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके 2 तार निकले हुए हैं। इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो बस यही देखिए, आप बैटरी से पकड़ के चलते जाइए और जहाँ से कई तार निकले हों वही समांतर क्रम में होते हैं। और जब तक आपको एक तार पर मिलता जाए तब तक आप उसे श्रेणी क्रम मानेंगे। ठीक, तो इसके तुल्य प्रतिरोध को हम क्या मान लेते हैं, इसके तुल्य प्रतिरोध को हम R डैश मान लेते हैं और इसके तुल्य प्रतिरोध को हम R डबल डैश मान लेते हैं। हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि R1, फिर आपका R2, R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, इसलिए 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/, आपने R1 देखा कितना था, फटाफट फिर देख लीजिए एक बार। 15 है, 10 है और 30 है। एक बार मैं सवाल में क्रॉस चेक कर लूँ, 15, 10 और 30। चलिए, तो आपने यहाँ पे रख देना है 15 और इसमें रख देना है 10 और इसमें रख देना है 30। तो हमारे हिसाब से तीनों का एलसीएम आना चाहिए 30। 15 के पहाड़े में 30 2 बार में आता है, नीचे 10 के पहाड़े में 30 3 बार में आता है, 3 हो जाएगा ऊपर। 30 के पहाड़े में 1 बार में आता है, 1 हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ आप देख लीजिए 1/R डैश बराबर आपका आ गया 3 2 5 1 6/30, 6 कम 6 6 25 30। अगर आप उल्टा कर देंगे तो आपको R डैश मिल जाएगा 5 ओम। ठीक है, ये उन तीनों का मिल गया। किन तीनों का, ये जो हमारे प्रारंभिक 3 लोग थे, ये 3 भैया लोग जो थे, इनका लोग का मिल गया। अब इन 2 लोग का निकालिए, R4 और R5 का।
तो फिर लिखिएगा आप R4 व R5 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध आपने R डबल डैश माना है, तो R डबल डैश बराबर 1/R4 प्लस 1/R5। तो इसको लिखिए आप, इसका था 5 और इसका था 20, तो क्यों नहीं 20 LCM ले लिया जाए। तो आपका हो गया 5 एक कम, ये 5 चौका 20 होता तो ऊपर 4 हो गया और ये 1 हो गया, तो आपका मिल गया 1/R डबल डैश बराबर 5/20। तो 5 एक कम 5, आपने काट दिया 5 चौका 20, तिरछा आप गुणा करा देंगे तो R डबल डैश बराबर आ जाएगा आपका 4 ओम। तो अब आप फिर से एक परिपथ बना लीजिए। देखिए अब क्या बना आपका, ये छोटी सी बैटरी, यहाँ से जो तीनों एक लाइन में दिख रहे थे एक साथ चले आए। अब यहाँ से ये तीनों लोग एक साथ चले आए और फिर आपका यहाँ से आके आपका कुंजी के माध्यम से परिपथ हो गया पूरा। ठीक, तो अब आपने इसको रख देना है R डैश और इसको रख देना है R डबल डैश। ये आपको कितना मिला 4 और ये आपको कितना मिला 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे आप R डैश व R डबल डैश। सवाल आपको पेपर में ऐसे ही लगाना पड़ेगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, पर्याप्त समय रहता है, आराम से लगाइएगा। R डैश और R डबल डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कैसे, देखिए ज़रा, यहाँ से आप तार लेकर चले ऐसे, ये देखिए कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 तार निकला हो, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 तार निकला हो, एक ही तार चलता गया है, उसी में प्रतिरोध जुड़ते गए हैं। तो ये किस क्रम में हो गए आपके, ये हो गए श्रेणी क्रम में। किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो इसलिए कुल प्रतिरोध अब R निकल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे ना, श्रेणी क्रम में सीधे जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक का आया 5 और एक का आया 4, टोटल आपका आ गया 9 ओम। अब चूंकि आपसे क्या क्या सवाल में पूछा है, देखिए ज़रा, तो आपसे सवाल में पूछा है कि भैया हमको बताओ कुल प्रतिरोध कितना है, तो वो तो आपने बता दिया। आपसे पूछा विद्युत धारा की गणना कीजिए, तो आई बराबर क्या फॉर्मूला होगा, V/R। V/R, तो V आपका 18 वोल्ट है ना, तो आ जाइए आप लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, चूंकि बैटरी का विभव V बराबर 18 वोल्ट, इसलिए ओम के नियम से, जो कल मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, क्या बताया था, V बराबर I इंटू R, तो V/R बराबर I। V है आपका 18, R है 9, इधर I, तो I के बाद जाई, उसके बाद माई, आई माई जाई हैं 2 एम्पियर। कितना एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर। तो धारा कितनी बहेगी, 2 एम्पियर परिपथ में बहेगी, हो जाएगा। चलिए, तो ये टाइप से आपका सवाल कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देख लें क्या अब हम लोग, आइए अगले और आज के अंतिम सवाल पर चलते हैं, जिसमें आपको लिखा है दो विद्युत लैंप जिनके अनुमतांक 100 वाट 200 वोल्ट, फिर 200 वाट 220 वोल्ट हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। पार्श्व क्रम का मतलब समझते हैं आप, पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। कौन सा क्रम जी, समांतर क्रम। तो मेंस की विद्युत 220 वोल्ट है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, 200 वाट और 100 वाट आप यूज कर पाएंगे। क्यों, जितना दिया है उतने पर आपने किया तो उतना ही निकलेगा। कल मैंने आपको सवाल में बताया था, कल की क्लास आपने देखा होगा, तो उसमें आपको इसमें संबंध बताया गया था। अगर कम वोल्टेज पर यूज करेंगे तो उसका वाट कम हो जाएगा, परंतु यहाँ 220 वोल्ट पे यूज कर रहे हैं, इसलिए 100 वाट आप डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक, मेंस में बहने वाली विद्युत धारा गणना कीजिए। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपने एक मेंस ले लिया और यहाँ से इसके तार निकाल दिए और आपने
दो विद्युत बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो पहला आपने यहाँ जोड़ा, जैसे कल मैंने संयोजन बनाया हुआ था, ये आपका बल्ब हो गया, बल्ब। उसके बाद यहाँ आपने दूसरा बल्ब जोड़ा, ये आपने दूसरा बल्ब जोड़ दिया, बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 1 और बल्ब नंबर 2। जो आपका पहला बल्ब था, पहला बल्ब, इसमें आपको बोला गया है 100 वाट 220 वोल्ट। तो पहले बल्ब पे लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट। और जो आपका दूसरा बल्ब लिखा हुआ है, दूसरा बल्ब आपका लिखा हुआ है, कितना लिखा है जी, जरा देखिए तो, 200 वाट 220 वोल्ट, 200 वाट 220 वोल्ट। तो ज़रा आप इस परिपथ को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करके बनाता हूँ, जिससे हमको बहने वाली धारा आई के बारे में थोड़ा सा पता लग जाए। देखिए, चलिए आइए, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर से लेके जाता हूँ। तो देखिए, यहाँ से आपका बल्ब आ रहा है, तो दोनों एक ही जगह से, यहाँ से देखिए 2 तार आपके निकल गए हैं। तो ये किस क्रम में हो गए, आपके समांतर क्रम में हो गए कि नहीं हो गए? तो ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मेंस हमेशा ऐसे ही समांतर क्रम में जुड़ता है। तो उसके बाद देखिए, यहाँ से एक धारा आई चली, मतलब परिपथ में कुल धारा आई बह रही है, वो यहाँ से भी आई ही थी, ठीक है। परंतु जैसे यहाँ से 2 तार निकले तो धारा बंट जाएगी। जैसे ही 2 तार निकले तो धारा क्या हो जाएगी, बंट जाएगी। इस बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिए। तो जो आपकी यहाँ पे धारा आई वो I1 हो गई, और जो यहाँ पे धारा आई वो क्या हो गई, I2 हो गई। परंतु यहाँ पे जो कुल धारा है उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। तो परंतु कुल धारा क्या हो गया, जब I निकालने जाएंगे तो दोनों के योग के बराबर होगी। कुल धारा I जो है I1 प्लस I2 के योग के बराबर होगी। तो आपका एक काम होगा कि आप यहाँ से इस I1 और इस बल्ब को लेकर I1 का मान निकालिए, फिर I2 और इस बल्ब को लेकर I2 का मान निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए। अभी अगर ये श्रेणी क्रम होता ना, तो श्रेणी क्रम में सीधा सीधा धारा समान रहती, धारा के मान में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन ये समांतर क्रम है, परिपथ की वायरिंग समांतर क्रम में ही होती है। कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था क्यों होती है, ये आपको वहाँ से जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आप पहले बल्ब के लिए आ जाइए। पहले बल्ब के लिए क्या लिखा है, शक्ति P बराबर 100 वाट, विभव V बराबर 220 वोल्ट। तो धारा आपकी निकालना है, धारा इसकी I1 आपने मान लिया है I1, तो ये आपको निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं, हमको एक फॉर्मूला मालूम है इसके बारे में, क्या मालूम है, P = VI। तो आपको देखना है P का मान आपका 100 है, V का मान है 220, और जो I की वैल्यू है वो आपने I1 कर लिया है। तो 100/220 = I1। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो आपका बच गया 10/22। तो यहाँ पे 5 हो गया और ये हो गया 11। तो I1 = आ गया 5/11, ये आ गया आपका। इसी प्रकार आप दूसरे बल्ब का निकाल लीजिए। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो आप I निकाल लिया करिए और उसको जोड़ दिया करिए, आपका काम हो जाएगा। तो दूसरा बल्ब क्या होगा, दूसरा बल्ब देख लीजिए, उसका जो शक्ति लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, उसका शक्ति लिखा है 200 वाट। उसके बाद उसका जो विभव है V बराबर लिखा है 220 वोल्ट। धारा I आपसे पूछ रहा है, तो आपने इसकी धारा क्या मान रखी है, I2 मान रखी है, जैसा कि आपको यहाँ पीछे फिगर में दिख रहा है।
जो दूसरे बलों की धारा है उसको आपने क्या मान रखा है, I2 ही तो माना है, याद रखिएगा। चलिए, तो फिर चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, आप फार्मूला बताइए तुरंत। P इज इक्वल VI, सारे फार्मूले आप याद रखेंगे। तो P हो गया, P का वैल्यू 200 और इसका वैल्यू 220 और गुणे I2, इसको आप रख देंगे क्योंकि I2 आपको निकालना है। सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ। ये 200 है ना, तो 200 अपॉन 220 इज इक्वल I2। तो ये तो आपका पहले 0 से 0 कैंसिल हुआ, फिर आपका मिला I2 इज इक्वल 20 अपॉन 22। तो I2 की वैल्यू मिल गई, ये देखिए 10 और ये 11, तो 10 अपॉन 11 एम्पियर। तो इसलिए परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान क्या होगा, कुल धारा का मान होगा आपका I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 कितना आया, एक आया 5/11, एक आया 10/11, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 5/11 प्लस 10/11, तो टोटल आपका 11 हो गया। तो 5 प्लस 10 15/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो आपको समझ में आ गया। तो अब जब भी इस टाइप के सवाल आपको दिए जाएं जिसमें वाट दिया हो, वोल्टता दी गई हो, प्रतिरोध दिया गया हो, आप उसी शक्ति वाले फॉर्मूले का प्रयोग करिए और उस सवाल को फटाफट लगा दीजिए। घरेलू परिपथ में आपसे कभी भी वायरिंग पूछे तो आपको वायरिंग इसी तरह से करनी है, समांतर क्रम में। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। हमारा 2 सेट समाप्त हो चुका है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लेंस और दर्पण पर प्रतिबिंबों के बनने के बारे में चर्चा करूंगा, तो कल की क्लास हमारी लोग की इसी पर आधारित होगी। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, ठीक है।